हेलो दोस्तों। जैसा कि आप पहले की वीडियो में जानते हैं, मैंने प्लिंथ पैरामाउंट बुक का सेक्शन शुरू किया है, ग्रामर सेक्शन। और आज मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। तो दूसरे वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे मे और माइट और मस्ट का प्रयोग। तो हम आ गए अपने स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ब का बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारे ग्रामर सेक्शन में। इसीलिए वर्ब को पहले भी पढ़ा, जैसे कि आपको जैसे सुविधा हो वैसे पढ़ सकते हैं। ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले वर्ब ही पढ़ा जाए। तो चलते हैं, आज हम मे और माइट और मस्ट का पढ़ते हैं, कैसे कहाँ पर इसका प्रयोग होता है, कहाँ पर इसका यूज होता है। तो रूल फर्स्ट कहता है, मे का प्रयोग संभावना अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब मे का जो प्रयोग संभावना मतलब पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए, अनिश्चितता मतलब कोई निश्चित नहीं है उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कि बताता है कि हाँ कोई संभावना हो सकती है, नहीं हो सकती है। अनिश्चितता मतलब कि निश्चित हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई क्लियर नहीं रहता इसका। तो आई मे रेन टू नाइट, कल रात वर्षा हो सकती है। मतलब ये संभावना भी बता रहा है, कल रात वर्षा हो सकती है। फिर मे का प्रयोग, रूल सेकंड कहता है मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसे कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। तो इच्छा सूचक वाक्य, जैसे कि आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस में दो प्रकार, मतलब दो कंडीशन होते हैं। एक होता है संरचना के आधार पर वाक्य और एक होता है मीनिंग के आधार पर वाक्य। तो हम मीनिंग के आधार में 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंस, और मतलब संरचना के आधार पर वो 3 प्रकार के होते हैं। तो मीनिंग के आधार पर देखेंगे तो उसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस एक होता है जो आपका चौथे नंबर, मतलब कि एक होता है अफर्मेटिव, एक इंट्रोगेटिव, एक होता है इम्परेटिव, और होते का ऑप्टेटिव, फिर एक एक्सक्लेमेटरी होता है। तो उसमें क्या होता है, मे का प्रयोग ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। मतलब कि तुम दीर्घायु मतलब इच्छा व्यक्त करिए, आपकी इच्छा व्यक्त कर रही है, कामना कर रही है, विश कर रही है। तो रूल थर्ड कहता है, यदि प्रिंसिपल क्लाज प्रेजेंट टेंस में हो तथा सबऑर्डिनेट क्लाज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लाज उसे कहते हैं जो प्रिंसिपल क्लाज तथा कोऑर्डिनेट क्लाज दोनों हो सकते हैं। मतलब को सिमिलर वर्ड होते हैं, मतलब प्रिंसिपल क्लाज भी हो सकता है और कोऑर्डिनेट क्लाज भी हो सकता है। मतलब कि दोनों मिक्स होते हैं, और उसकी संभावना मतलब कि उसका प्रयोग भी किया सबऑर्डिनेट क्लाज में। अब जैसे कि आप सबऑर्डिनेट क्लाज देंगे तो उसको क्लाज का सेक्शन पढ़ेंगे तब क्लाज में, तब उसमें सब बताया जाएगा। अब तो यहाँ पर हम बता देते हैं, बस इसमें थोड़ा उसका थोड़ा परिभाषा में व्यक्त कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास से मिलकर ये बनता है, तो उससे सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। सिमिलर वर्ड होता है उसका। और सबऑर्डिनेट क्लास में जो थोड़े वर्ड बताए गए हैं इसमें, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो, तो उससे क्या होता है, पर्पज माने उद्देश्य का कोई बोध हो, तो हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लाज में मे का प्रयोग करते हैं। मतलब सबऑर्डिनेट जो क्लाज हम पढ़ेंगे, जब मतलब पढ़ते हैं, यदि हम उसमें हम प्रिंसिपल क्लाज को पर्पज मतलब कोई उद्देश्य का बोध होता है, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट ताकि, वी मे लिव लॉन्ग, मतलब हम खाते हैं, किस लिए खाते हैं, सो दैट ताकि, मैं सो दैट का मतलब क्या है, ताकि, वी मे लिव, हम क्या जीवित रह सकें। यहाँ पर संभावना को हम किस लिए खाते हैं, जीवित रहने, कोई उद्देश्य होगा तभी तुम खाते हैं। तो रूल्स 4 कह रहा है, माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी माने कम संभावना को भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी में ज़्यादा संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो माइट मे का माइट भी होता है। आप जानते हैं, मॉडल्स पढ़े थे, मॉडल्स में लिखा था मे माइट, को कैन कूड सेल सूड ऐसे होता है, तो मे का माइट भी हो सकता है इसका। तो माइट का प्रयोग जो लेस पॉसिबल, कम संभावना, कुछ निश्चित संभावना, इसकी संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब कम संभावना, उसको कोई हिचकिचाहट होती है इसमें, जो भाव को व्यक्त करने के लिए जाती है। जबकि मे का प्रयोग जो होता है ज़्यादा समय, हाँ इसका हो सकता है एग्जाम में, इसका कोई अच्छे नंबर ला सकता है, संभावना अधिक व्यक्त करता है, वो को भाव व्यक्त किया जाता है। ही माइट पास द एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम में पास
हो सकता है, मतलब कम सम कोई पास का संभावना व्यक्त कर रहा है। बट सीइंग इज उसके इंटेलिजेंस को देखते हुए आई डू नॉट हैव मुझे आशा नहीं है, संभावना नहीं है उसको। अगर तो समझे जैसे ही माइट पास द एग्जाम, मतलब वो बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में मतलब वह एग्ज़ाम में पास हो सकता है, कोई कम संभावना रहता है। बट उसको देखते हुए सीइंग द इंटेलिजेंस, उसके इंटेलिजेंस उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए आई डू नॉट होप हैव मच होप, मुझे कोई आशा की संभावना नहीं है। अगर रूल 5 कहता है अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करें। मतलब कि यदि संभावना बहुत अधिक हो जाती है, कोई यदि व्यक्ति है आपसे संभावना अधिक व्यक्त कर रहा है, तो मतलब कि कोई कि आपको जैसे लगता है कि हाँ ये हो सकता है, और आपको ये भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ इसको हो सकता है, तो आप मस्ट का प्रयोग वहाँ उचित रहता है। ही स्टेज वह ठहरा इन 5 स्टार होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में, एंड ट्रेवल 5 फ्लाइट, और ट्रैवल्स किया, किससे यात्रा की इसने, फ्लाइट के द्वारा। तो ही मस्ट बी वेरी उसकी कोई व्यक्ति है, मान लो अपने वर्ड में अपने 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 समझने के लिए हम एक कहानी मतलब बना लेते हैं छोटा सा। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल, मतलब कि वो एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को देखता है, वो क्या कहता है कि ये 5 स्टार होटल्स में ठहरा है, मतलब स्टे में ठहरना होता है। एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, से यात्रा करता है। ही मस्ट बी, तो उसने कहा कि शायद ये बहुत ही धनी होगा, बहुत अधिक संभावना व्यक्त की, मतलब बहुत ही धनी होगा। फिर रूल 6 कहता है मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नार्थक वाक्यों में किया जाता है। अब मे का प्रयोग क्या होता है, निवेदन, किसी से सम्मान, मतलब कि अपने से बड़े सम्मान निवेदन करने, मांग करने के लिए, निवेदन करने के लिए, किसी कार्य के लिए निवेदन करने के लिए प्रश्नार्थक वाक्यों में किया जाता है, क्वेश्चन वर्ड में किया जाता है, क्वेश्चन सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मतलब मैं आई कम, क्या मैं सर में अंदर आ सकता हूँ, मतलब कि मैं अंदर, सर में अंदर आ सकता हूँ, माने सम्मान निवेदन कर रहा है। नोट में लिख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट में लिख सकते हैं, अपनी रफ या कॉपी में कोई लिख लो, क्योंकि वे बहुत ही, क्योंकि एग्ज़ाम जानता है कि आप रूल सीधे सीधे पढ़े होंगे, तो लगभग नहीं तो 100% लोग में से लगभग 50% तो 50% ऊपर कर ही लेंगे, क्योंकि वो सीधा सीधा रूल होता है, सब जानते हैं। पर जो नोट, मतलब कि जो एक्सेप्शन होता है, मतलब अपवाद होता है, तो उसे बहुत कम ही लोग जानते हैं, भूल जाते हैं एक्सेप्शन। जैसे क्योंकि उठा जो एग्जाम उठाता है क्वेश्चन, वो एक्सेप्शन से उठाता है आपको। तो जैसे कि आप पढ़ लेते हैं, मे एवं माइट के साथ पॉसिबली एवं लाइकली का प्रयोग न करें, क्योंकि दोनों ही क्या संभावना दर्शाते हैं। तो मे और माइट के साथ पॉसिबल लाइकली का, पॉसिबली में क्या होता है, संभावना भी होता है, लाइकली में भी क्या होता है, संभावना। अब लाइकली में पसंद ना समझ, क्योंकि लाइक में पसंद भी होता है, इसका एडवर्ब भी बता रहा है, तो इससे पॉसिबली मैंने होता है लाइकली, संभावना दोनों मतलब होता है। पॉसिबल लाइकली का प्रयोग न करें, क्योंकि दोनों ही संभावना दर्शाते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि क्योंकि दोनों संभावना दर्शाते हैं। वी मे पॉसिबली कम टुमारो, तो यहाँ पर पॉसिबली में दोनों का अर्थ एक ही निकल गया, तो आप उच्चारण करने में थोड़ा आपकी हिचकिचाहट होगी। तो सुपर फ्लोरिश मतलब बताया था कि मोर देन व्हाट इज नीडेड, मतलब कि आवश्यकता से अधिक यदि हम अपन कर देते हैं, तो वो वाक्य क्या सुपर फ्लोरिश बन जाता है। अब ये, और जैसे कि आपको पहले पढ़ा था इसमें कैनो कुड में एबल टू का प्रयोग न करें, क्योंकि सुपर फ्लोरिश बना देते हैं। तो आप इसके पहले जो रूल पढ़े कैनो कुड, जो इसके पहले प्लेलिस्ट वीडियोस को देख लेना। तो आगे ऐसे वी मे कम टुमारो, तो यहाँ पर आपसे कि वो मतलब संभावना व्यक्त कल मैं आ सकता हूँ, हम कल आ सकते हैं। वी विल पॉसिबली कम टू, आप देखो यहाँ पर मे का प्रयोग नहीं किया, विल किया, पॉसिबली कम टू, मतलब कि अब भविष्य के बारे में व्यक्त कर रहा है, तो पॉसिबली का प्रयोग किया जाता है। यदि मे, और यदि हम पॉसिबली विल का प्रयोग यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि मे ऑटोमेटिक फ्यूचर के बारे में व्यक्त करता है, संभावना। सेल और विल, तो आज फिर हम सेल और विल के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है, प्रयोग करें। यहाँ में स्प्रिंट है, तो जानते हैं पीडीएफ में होता ही है, कोई पीडीएफ बनाने में तो दिक्कत हो, तो बुक्स में लिखा होगा तो संशोधन कर लीजिएगा, मतलब उसे। तो सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन,
अब फर्स्ट पर्सन कितने होते हैं? पर्सन होते हैं पर्सन, जैसे आप प्रोनाउन पढ़ोगे तो उसमें कई होता है, पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, बहुत से मतलब 8-9 प्रकार के होते हैं। इंट्रागेटिव प्रोनाउन होता है। इसलिए मैं मतलब कि अब आपको पूरा डिटेल्स में बताना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अब पर्सनल प्रोनाउन के 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई वी आते हैं, और सेकंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे होता है। अब यू के साथ एक भी होता है जो दाऊ बोल जाता है, उसको जो उसका बोला जाता है, पर बहुत ही कम वर्डों में यूज होता है, इसी वजह से बहुत इग्नोर किया जाता है। तो फिर सेल का तो उसमें आई ओ वी के साथ क्या होता है कि सेल का प्रयोग होता है। आप पढ़ेंगे, जैसे कि आप पढ़े होंगे टेंस में, तो वहाँ पर प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस में जब पढ़ोगे तो वहाँ पर शुरू होगा, फ्यूचर से पढ़ना शुरू, जैसे ही हम फ्यूचर टेंस पढ़ने शुरू करेंगे तो वहाँ विल सेल का प्रयोग शुरू हो जाता है। ऐसे आई सेल गो टू कॉलेज टुमारो, मतलब कि मैं गो मैंने जाऊँगा कॉलेज टुमारो, कल मैं कॉलेज जाऊँगा। ही विल कम विथ मी, और मैं तुम्हारे साथ वापस आऊँ, मतलब तुम्हारे साथ आऊँगा। और मैं तुम्हारे साथ, मतलब कि मैं। फिर देखते हैं तो फिर आगे क्या कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश। अब क्या होता है, बहुत ही अब इसमें बहुत ही ग्रामेटिकल जैसे संशोधन अब कर दे रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न इंग्लिश में हम आई यू के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो अब स्वीकार्य है, लेकिन इंट्रागेटिव सेंटेंस में अब भी आई एम वी के साथ शेल का प्रयोग होता है। मतलब कि आप मॉडर्न इंग्लिश में आई यू वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो अब स्वीकार्य है, लेकिन अब जब इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी तो आप वहाँ पर विल का प्रयोग नहीं कर सकते आई ओ सेल के साथ, आई ओ वी के साथ। आपको हमेशा सेल का ही प्रयोग किया जाएगा। इसमें कहने का मतलब ये है, उसको नोट में भी लिख सकते हैं। अब बात आगे बता रहा है क्या, सेल का प्रयोग सेकंड पर्सन सब्जेक्ट यू एवं थर्ड पर्सन सब्जेक्ट ही सी इट दे के साथ कमांडेड मन होता है आदेश, प्रॉमिस माने वादा, थ्रेट माने धमकी, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, कंक्लूजन मान्यता अनिवार्यता, एडवाइस में सलाह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार विल का भी प्रयोग आई के साथ करता है। ये जो 5 मतलब कि 6 कंडीशन बताई गई हैं आपको, ये ऐसी ऐसी कंडीशन होती हैं, मतलब कि जब आपको आदेश बताया जाए, किया जाए, वादा किया जाए, धमकी दी जाए, दृढ़ संकल्प किया जाए, मैं डिटर्मिनेशन किया जाए, कंक्लूजन किया जाए, अनिवार्यता की जाए, एडवाइस की जाए, सलाह की जाए, तो क्या करेंगे, तो वहाँ पर हम आई यू वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु आप जानते हैं इंट्रागेटिव में इसका प्रयोग नहीं हो सकता। देखो, इंट्रागेटिव में आप आई वी के साथ विल का प्रयोग, सेल का हमेशा प्रयोग करेंगे, और इसी कंडीशन सेल का प्रयोग जो होता है सेकंड और थर्ड पर्सन, ये कंडीशन रहेगी तो आप प्रयोग कर सकते हैं। कमांडेड माने आदेश, वी यू सेल लीव द रूम वंस, मतलब लीव माने छोड़ देना, रूम माने आप द रूम माने कमरे को, एट वंस तुम मतलब आदेश दे रहे हैं तुम कमरे को छोड़ दो, एक बार में आदेश दे रहा है कि तुम कमरे को अब छोड़ दो, मैंने आदेश दे रहा है। फिर प्रॉमिस मैंने प्रतिज्ञा मैंने वादा, वी सेल वी अवार्ड तुम्हें सम्मानित किया जाएगा, अवार्ड किया जाएगा। आई विल हेल्प यू कम विथ वाट में, यदि तुम यहाँ पर आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मतलब नहीं, यदि मैं मैंने संभावना व्यक्त करूँगा, आई विल हेल्प यू कम, यदि तुम यहाँ पर आओगे तो वाट इज मैं तुम्हारी मदद करूँगा। थ्रेड माने धमकी वगैरह, ट्रांसपेरेंट शैल बी प्रोटेक्टेड, आई विल पनिश यू मैं तुम्हें दंडित करूँगा। डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो, अंक ला सकते हो। कंक्लूजन माने तो दृढ़ संकल्प ने लिया, माने कि आई विल वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करें और स्कोर गुड मार्क्स और अच्छे अंक ला सकते हो, दृढ़ संकल्प उसने लिया कि मैं पढ़ाई अच्छी करूँगा और मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा। कंक्लूजन माने तो अनिवार्यता, यू शैल बी
हर फॉर द मीटिंग, आई विल हैव फिनिश दिस वर्क। मतलब यू शैल बी है, तुम्हें कल, मतलब कि तुम मीटिंग के लिए यहाँ पर आना होगा, माने अनिवार्य है कि आपको इस मीटिंग में आना ही ज़रूर आना होगा। आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, तुम क्या फिनिश में अपने वर्क समाप्त करके मतलब जा सकते हो, मतलब कि तुमको फिनिश करना, कार्य को क्या करना है, फिनिश करना है, अनिवार्य है फिनिश करना आपके कार्य को। फिर अब रूल सेकंड कहता है लेटस, और लेट्स से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में भी सेल केस का प्रयोग होता है। अब क्वेश्चन टैग एक चैप्टर है आपको, इसी में चलिए आगे पढ़ाएंगे, देखें जाएंगे। तो लेटस और लेट्स के शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस, अब इंपरेटिव सेंटेंस भी हो गया, आपको बताया था सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं मीनिंग के आधार पर। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग में सेल का प्रयोग होता है, जैसे लेटस डांस टुगेदर सेल वी। रूल थर्ड कहता है सेल का प्रयोग सजेशन माने तो सुझावों को व्यक्त करने वाले इंट्रागेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ होता है। मतलब सेल का जो प्रयोग होता है सजेशन में सुझाव होता है को व्यक्त करने के लिए इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। मतलब कि सेल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ आपको सुझाव दिया जाए, एडवाइस दिया जाए, सजेशन किया जाए, तो वहाँ पर इंट्रागेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ सब्जेक्ट के साथ होता है। सेल वी टॉक टू द मैनेजमेंट। शैल एंड विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो, ही होप, मुझे उससे आशा है, दैट आई वुड पास द टेस्ट, तुम वुड पास में मतलब टेस्ट में क्या हो जाएगा, पास हो जाओगे। अगर वाक्य पास्ट से शुरू है, मतलब आप ये हमारा ज़्यादा करके प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कॉमन एरर हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, तो इसमें ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। और तो जैसे कि हम को पास्ट में रहेगा तो सेकंड पार्ट भी क्या होगा, पास्ट में होगा। इसे तो बहुत आगे कई रूल है इसके, तो इसी यहाँ पर जो रूल है उसके बारे में बता रहा। ही ऑफ, मुझे आशा है, दैट यू वुड पास द टेस्ट, माने कि तुम एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो विल शैल नहीं बल्कि वुड शुड का प्रयोग करते हैं। हाँ जैसे कि यहाँ पर जैसे पास्ट शुरू है तो विल का पास्ट सेंस क्या होता है, वुड होता है, शैल का शुड होता है, पास्ट सेंटेंस पास्ट रूप होता है इसका, तो वहाँ पर विल और वुड का शुड का प्रयोग है। दरअसल ये नियम तब भी लगा होता है जब विल और शैल के साथ कोई मॉडल से वर्ब का प्रयोग हो, मतलब कि विल स्थान शैल के स्थान पर यदि कोई मॉडल्स का प्रयोग हो जाता है तो ये भी नियम यही लागू होता है। ही सेड दैट हिज वाज कमिंग। और यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म सैड क्या होता है, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, और ये सेकंड पार्ट भी क्या होगा, पास्ट में होगा। पास्ट में ये कौन सा पास्ट है, कमिंग वाली पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बता रहा है। अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में। हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की आदत होती है, सही है, जिसकी वजह से हम पहले कार्य को सिंपल फ्यूचर में कर सकते हैं। देखो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जब जब आप इंटर हाई स्कूल पढ़ते होंगे तो ज़्यादातर यहाँ पर रूल यही मिलता होगा, और ये बताता भी है हम लोग को, पहले बहुत लोग पूछते भी थे। तो हम आगे बता रहे, कहने का मतलब है जब दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो, मतलब कि एक कार्य समाप्त हो तो एक कार्य के बाद एक कार्य हो तो दूसरे कार्य पहले कार्य पर निर्भर, मतलब जो दूसरा कार्य होगा वो पहले कार्य पर निर्भर। यदि कोई पहला कार्य घटित होगा तभी दूसरा कार्य शुरू होगा, तो मतलब पहला कार्य जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस में होगा। अब सिंपल फ्यूचर टेंस भविष्य काल और वर्तमान काल, ये आपको टेंस पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत है वहाँ पर समझ लेना। अगर मैं आऊँगी तो आपसे मिलूँगी, इफ़ यदि आई विल कम, माने अब इस पर देखो यहाँ पर गलत है, मैं आऊँगी तो आपसे मिलूँगी। यदि अब सोचो भविष्य का बात कर रहा है ये, तो आप क्या करोगे, गलत कर दोगे सेंटेंस को। तो यदि आई विल, देखो पहला गलत है, आई इफ़ आई विल कम, यदि तुम यहाँ पर आई विल मीट यू, गलत सेंटेंस हो गया। तो जो कार्य पहले होता है, मतलब जो कार्य पहले होगा उससे प्रेजेंट टेंस में करेंगे, और जो दूसरा कार्य होता है उसे हम फ्यूचर टेंस में करता हूँ। पहले क्या हो, पहले मैं आऊँगी फिर क्या करूँगी, तुम आपसे मिलूँगी, मतलब कि
वो पहले आएगी फिर उसके बाद क्या करेगी, मिलेगी। इफ़ आई कम आई विल मीट यू। निम्नलिखित शब्दों को देखिए, इसके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है इससे, तो आप नोट भी कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों को देखिए, मतलब बोल रहा है शब्दों को आप ध्यान से देखिए और कहिए। इनके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता। इनके बाद क्या होता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इफ़ हो गया, एज सुन एज हो गया, इन केस हो गया, प्रोवाइड हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया और व्हेन हो गया। तो समझे, जैसे कि इफ़, एज सुन एज और इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर माने होता है पहले, आफ्टर में बाद में, जब, अनटिल जब तक, अनलेस में भी जब तक होता है, प्रोवाइड करना, प्रोवाइडेड करना, इनकेस वास्तव में, एज सुन एज शीघ्र ही, इफ़ माने यदि। तो अब यहाँ पर लिखे कंडीशनल सेंटेंस चैप्टर देखिए, मतलब जब आगे जो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे आप तो उसमें ये इसका जिक्र होगा, इसका प्रयोग भी वहाँ पर होगा। चलते हैं हम उड़ के बारे में पढ़ लेते हैं। और व्हील का पास्ट टेंस क्या होता है, उड़। अब उड़ के बाद कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे उड़ का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपकी जो भूतकाल आदतें थीं, जैसे आप पहले क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, बीते हुए काल के बारे में बता रहा है, तो आपकी पास्ट हैबिट होती थी। उसे उसको वहाँ पर क्या कहते हैं, उड का प्रयोग करते हैं। आई वुड गो टू बस बाई बस, मैंने कि मैं स्कूल जाया करता था बाई बस, तुम बस के द्वारा मैं स्कूल जाया करता था। आपकी आदत थी पहले जब छोटे थे आप तो बस के द्वारा जाते थे। वो कहने का कहने का मतलब मैं क्या कहता स्कूल जाया करता था बाई बस, किसके, बस के द्वारा। फिर उड का प्रयोग प्रिफरेंस मैंने पसंद, प्राथमिकता या चॉइस में पसंद या चुनाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में आदर का भी प्रयोग होता है। तो जैसे यहाँ कहने का मतलब उड का प्रयोग प्रोफेशन, प्रथम या प्राथमिकता, चॉइस में पसंद या चुनाव के व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में आदर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक रूल भी है जिसमें यह नहीं लिखा गया है शायद, तो हमें बता देता हूँ कि जब उड और रादर का जब हम प्रयोग साथ में करते हैं तो हमें देन लाना आवश्यक होता है। उड पहले नोट में ऐसे लिखा होता है कि उड और रादर का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें देन का प्रयोग करें। यदि हम रादर का उड का प्रयोग करेंगे और रादर का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम देन नहीं लगाएंगे। तो ऐसे उसमें का पंचवाक्य व्यक्त करने के लिए सामान्यतः ऐसे वाक्यों में रादर का भी प्रयोग होता है। चलो रूल थर्ड कहते हैं, अगर वाक्यों का आरंभ पास्ट से हो और वाक्य आगे पास्ट में ही रहेगा तो विल का पास्ट टेंस वुड का होगा। तो आपको जैसे पहले पढ़े थे आप तो उसका मतलब वही कर, जो मतलब कि पहले आपका पास्ट शुरू हो रहा है तो वो भी क्या हो, पास्ट में भी समाप्त होगा। रूल चौथा कह रहा है वुड यूज टू एंड सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, भूतकाल के मतलब जब सिंपल पास्ट टेंस में भूतकाल जब पहले जो उसके रूटीन एक्शन थी आपके नियमित कार्य था उसको व्यक्त करने के लिए किया जाता है ये तीनों का प्रयोग। तो आई यूज टू गो टू बाई मतलब कि मैं स्कूल जाया करता था बाई बस के द्वारा, ये भी आपके भूतकाल के एक्शन हो गया। आई वुड रिटर्न ऑन, मैं वापस आया करता, रिटर्न मतलब आया करता ऑन फुट में पैदल वापस आया करता था। वी प्लेड फॉर हावर्स बिफोर रिटर्निंग, वो घर के वापस आने के पहले के बाद में खेला करता था। मतलब घर के आने से पहले मैं खेला करता था, रूटीन एक्शन थी आपकी। वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों को प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज उसे कहते हैं जो मुख्य अपने में वह क्लॉज जो अपने में पूर्ण अर्थ रखता है, वह क्लॉज जो अपने में पूर्ण अर्थ रखता है, किसी के मतलब डिपेंडेंट नहीं होता किसी पे, उसे प्रिंसिपल क्लॉज में अपने में पूरा अर्थ कंप्लीट कर देता है, उसे पूर्ण अर्थ रखता है, उसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। तो इफ़ यदि आई वर अ बर्ड, यदि में पक्षी होता, मतलब ये कल्पना कर रहा है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ता, मतलब कल्पना कर रहा है आपकी।
तो आप कल्पना क्या क्या कर लेते हैं सब लोग, तो कोई बात नहीं है। जैसे कि अब वाक्य समझते हैं। अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित तो सब्जेक्ट के साथ वर्ग का प्रयोग करें। माने अगर वाक्य जो है काल्पनिक पद से संबंधित हो तो क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ग का प्रयोग करेंगे। मतलब कि आपको पहले ही जैसे कि आभास होने लगे कि यदि ये कोई कल्पना से व्यक्त की जा रही है बात, तो आपको हमेशा क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ वर्ग का ही प्रयोग करना है। तो ये मेरी इच्छा है आई वर मैं एक पक्षी होता। निम्नलिखित वाक्यों शब्दों से वाक्य के काल्पनिक होने का आभास होता है, इसके साथ वाच का प्रयोग नहीं होगा। मतलब कि आई विश माने कि मेरी इच्छा, आई विश एज दाउ, इफ एज इफ, वुड दैट एंड सुपरफ्लुइड। मतलब कि आप भी ये मत सोचिए कि यहाँ पर इफ हो गया, इफ कहाँ पर, इफ तो बहुत जगह प्रयोग है कि